अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद, भली करे आया जी आया नू वशत के बखैर रागले। नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ महक असलम लाहौर से। गुड मॉर्निंग जितने भी लोग हमें देख रहे हैं। और जब लाहौर में आप मौजूद हों, अपने घर में आप मौजूद हों, तो बड़ा अच्छा महसूस करते हैं और हमारे चेहरों से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि कितनी फ्रेशनेस आती है कि आप अपने घर के पास से जो है ना शो कर रहे होते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं। कराची भी हमारा घर है, लाहौर भी हमारा घर है, बल्कि पूरा पाकिस्तान हमारा घर है। और पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो मौसम है वो काफ़ी खुशगवार है। स्पेशली अगर मैं लाहौर की बात करूँ तो लाहौर का मौसम बड़ा अच्छा है। सुबह के वक्त ठंडी ठंडी हवा थी, हल्की हल्की बारिश थी, रात को भी बारिश हुई है। अब आज पूरा दिन पता नहीं बारिश रहती है या नहीं रहती, लेकिन हवा बहुत अच्छी चल रही है, जो कि फैसल ये बता रही है कि आज पूरा दिन, चूँकि आज जुम्मा भी है, सो जुम्मा मुबारक जितने लोग हमें देख रहे हैं। और इस मुबारक दिन के सदके आई थिंक लाहौर का मौसम आज बहुत अच्छा रहने वाला है। और अगर हल्की हल्की बारिश ही रहे ना तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ज़्यादा बारिश होती है ज़्यादा पानी आता है। लेकिन खैर लाहौर में काम ज़रा अच्छा होता है, तो ये जो ज़्यादा पानी आता है ये बहुत ज़्यादा जल्दी निकाल भी दिया जाता है। कराची में भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत बारिश हुई है कल रात को। बल्कि कहना चाहिए कि जो मानसून का पूरा सीज़न है उसकी शायद सबसे ज़्यादा तेज़, और कल जो डिफरेंस महक ये भी था कि गरज चमक के साथ वाकई लाइटनिंग भी हो रही थी, तेज़ हवा भी चल रही थी और उसके साथ बहुत तेज़ बारिश हुई है। वैसे माया चंद्रीगढ़ रोड, सदर, टावर, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, मलीर और स्कीम 33 समेत मुख्तलिफ इलाकों में जल थल तो एक हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला 14 अगस्त तक जारी रहेगा। अब जब हमने 14 अगस्त की बात करी ली है तो आज़ादी के जश्न की बात कर लेते हैं। बाय द वे महक, आपने भी आज ग्रीन पहना हुआ है और मैंने भी, तो आपको एडवांस में 14 मुबारक हो। इसके अलावा 14 अगस्त मुबारक। बिल्कुल, जो लोग हमें देख रहे हैं उन लोगों को भी एडवांस में 14 अगस्त मुबारक, क्योंकि संडे को है और संडे को हम लाइव नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगेन वही कि आज़ादी का दिन होगा तो हर कोई अपने अपने अंदाज में तैयारी कर होगा। आपकी फैसल तैयारी मुकम्मल है? ओह ऐसी वैसी बहुत ज़बरदस्त तैयारी, लेकिन वो बचपन की तैयारियों वाली बात। लेकिन बारिश की वजह से ये तैयारी जो है ना, ये तैयारी मार पड़ जाएगी। मैं आपको बात बताऊं, पता नहीं कराची का बारिश का और 14 अगस्त का कोई बहुत गहरा ताल्लुक है। बचपन से मैं देखता आया हूँ, जब भी होता है तो हल्की फुल्की हो ही जाती है। तो खैर मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जो है वो ज़ोरों शोर से जारी है। बाज़ारों में सब्ज़ लाली परचमों की बहार आई हुई है। शो में आगे चल के जश्न आज़ादी के हवाले से भी बात करेंगे। और यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर ने जो है पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़बरदस्त नज़राना अक़ीदत पेश किया है। वो क्या है वो भी आपको दिखाएंगे भी और सुनाएंगे भी। ओके, टॉकिंग अबाउट दी अगस्त में बड़े अहम दिन भी आते हैं और उसमें से एक बड़ा अहम दिन है आज का दिन 12 अगस्त। और आज है पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नौजवानों का आलमी दिन, वर्ल्ड यूथ्स डे। इस दिन के मौके पे आज हम आपकी ऐसे शख्स से मुलाकात करवाएंगे जिन्होंने मुश्किल हालात में तालीम के मैदान में कामयाबियां समेटी हैं। और क्या है शो में, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज नौजवानों के लिए, क्योंकि हम नौजवानों की बात कर रहे हैं, तो नौजवानों के लिए 5 अहम प्रोग्राम्स का ऐलान करेंगे। इसमें यूथ स्कीम, कर्ज हसना प्रोग्राम बहाल किया जाएगा। और क्या क्या होगा ये भी आपको बताएंगे। लेट्स टॉक समथिंग अबाउट मुल्क की मईशत तरक्की की तरफ बढ़ती हमें नजर आ रही है। इंटरबैंक में रुपया मजबूत हो रहा है, मैं कहने वाला था डॉलर, लेकिन रुपया मजबूत हो रहा है और डॉलर का धड़न तख्ता हो रहा है। 10 रोज़ में डॉलर की कदर में 24 रुपये की कमी आ चुकी है। अब माहिर मईशत कहते हैं कि डॉलर की कीमत 190 से 180 रुपये तक जा सकती है, गिर सकती है। तो डॉलर की गिरती हुई कीमत के बायस LPG मार्केटिंग कंपनियों ने LPG कीमत 10 रुपये फ़ी किलो कम भी कर दी है। लेकिन नहीं हुआ है कम तो वो ये कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली 1 माह के लिए 11 रुपये 10 पैसे फ़ी यूनिट महंगी कर दी गई। अच्छा, वैसे बाय द वे महक, मुझे एक बात बताएं कि लाहौर में इतनी लोड शेडिंग होती है जितनी यहाँ कराची में होती है? नहीं, लाहौर में इतनी लोड शेडिंग नहीं हो। अच्छा, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ नहीं होती है। बाकी जो लाहौर के इलाके आई डोंट नो वहाँ पर कितनी ज़्यादा होती है या नहीं होती, लेकिन जिस जगह पर मैं हूँ वहाँ पर इतनी लाइट नहीं जाती है। दिन में 1-2 घंटे के लिए जाती है, इससे ज़्यादा नहीं जाती। लेकिन कराची में चूँकि हमारा तो ये पिछले 4 सालों से एक्सपीरियंस है कि इतनी लाइट जाती है कि हम सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि इतने बिल्स, उसके बावजूद इतनी लाइट। लेकिन पंजाब में, स्पेशली लाहौर में, जिस जगह पर मैं हूँ वहाँ पर इतनी लाइट नहीं जाती। मगर अगेन
फैसल वही, जहाँ पर भी लाइट जा रही है लोग परेशान हैं। आप देखिए इतने बिल्स देना, उसके बाद फिर लाइट का ना होना, और स्पेशली वो जो आप हमेशा बात करते हैं ना, रात के वक्त जो लाइट जाती है वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ होती है। तो वो वाला एक्सपीरियंस बहुत बुरा है। रात के वक्त भी लाइट जा रही है और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में जो है इजाफा भी किया जा रहा है। तो ये तमाम तर चीज़ें हो रही हैं और नेपरा हुकाम के मुताबिक अगस्त में जो है ये तमाम तर प्राइसेस बढ़ेंगी। अच्छा खैर, एक और बड़ा मामला, मुल्क में कोरोना के वार थम नहीं रहे हैं। मजीद 11 मरीज इंतकाल कर गए हैं। 624 नए केसेस सामने आए हैं। मस्बत केसेस की शरह 3.83% तक जा पहुंची है। कुछ पॉजिटिव बात भी कर लेते हैं। पाकिस्तानी कोहपैमा शहरोज काशिफ, उन्होंने 8080 मीटर बुलंद गशबरम 1 चोटी सर कर ली है। शहरोज 10 बुलंद तरीन चोटियाँ सर करने वाले दुनिया के कम उम्र तरीन कोहपैमा बन गए हैं। आपको याद होगा पिछले दिनों एक एक्सपीडिशन के दौरान ये फंस भी गए थे, लेकिन हिफाजत वापस आ गए थे और आते ही इन्होंने एक और पहाड़ सर कर लिया। 21 साल बरतानवी कोहपैमा का रिकॉर्ड 12 रोज़ में ही इन्होंने तोड़ दिया, अपने नाम कर लिया। और जब हम बात कर रहे हैं एक्सट्रीम स्पोर्ट्स की, तो अब ज़रा और स्पोर्ट्स की बात कर लें। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात कर लें। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नेदरलैंड्स रवाना हो गई है। कौमी टीम नेदरलैंड्स के खिलाफ 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस 16, 18 और 21 अगस्त को खेलेगी। तमाम मैचेस रॉटरडैम में खेले जाएंगे। कप्तान बाबर कहते हैं कि नेदरलैंड्स की टीम को होम ग्राउंड पर हल्का नहीं लेंगे, लेकिन इस सारे खेल में सबसे पहले बात करेंगे मैं एक सियासत में होने वाले खेल की। और ये बहुत दिलचस्प खेल है। और जब सियासत की बात करते हैं तो वो खान साहब का नाम कैसे ना हम लें, क्योंकि खान साहब आजकल जब भी अपने जलसा कर रहे होते हैं, तकरीर कर रहे होते हैं, एक तो न्यूट्रल्स का बड़ा जिक्र करते हैं, दूसरा अमरीकी साजिश का बड़ा जिक्र करते हैं। लेकिन आप देखें कि खान साहब के डबल चेहरे ना, कि पहले अपने जलसों में अमरीकी साजिश का जिक्र करना और फिर खुफिया मुज़ाकरात की कोशिशें भी करना। अभी जो इतलात है कि इमरान खान का पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर से राबते का इंकशाफ हुआ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने फ़ोन पर इमरान खान के अमरीकी सफ़ीर से बात कराई है, गिले शिकवे दूर करने की कोशिश की है। तो ये फैसल मतलब खान साहब का वो बयानिया जो कि वो लेकर आए थे, वो तो खैर अब ख़त्म हो चुका है, लेकिन अब ये जो मुलाकात और मुज़ाकरात की बात है, इस हवाले से एक रिपोर्ट है, वो अपने नाज़रीन को दिखाते हैं। मुल्क की तौहीन की गई। अमेरिका में एक छोटा सा सरकारी नौकर, तुम हो कौन पाकिस्तान को माफ करने वाले? ये में हम किसी के सामने नहीं झुकते। गुलामी नामंजूर। एक जानिब अमेरिका पर साजिश का इल्जाम, ये साजिश 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 अमेरिका के अंदर तैयार हुई। दूसरी जानिब चुपके चुपके राब्तों का इंकशाफ। लीडर्स के लिए यूटर्न बहुत जरूरी होती है। हाल ही में अमरीकी सफीर की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से हुई मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वज़ीर आला केपी अमरीकी सफीर को पहले अलग कमरे में ले गए, फिर अपने फोन से इमरान खान और अमरीकी सफीर की बात करवाकर गिले शिकवे मिटाने का मौका फराहम किया। क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें? अमेरिकन एम्बेसी में से कईयों को बुला बुला के मीटिंग कर रही थी, उनको मिलने का क्या काम? इनको बकायदा एम्बेसी के लोग मिलते थे, उनका क्या काम? इमरान खान ने अमरीकी सफीर से शिकवा किया कि डोनाल्ड लू के ख्यालात को अमरीकी हुकूमत का मौक़िफ़ नहीं बनना चाहिए था, इसीलिए पाकिस्तानी अवाम ने अमरीका के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल दिया। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम का कहना था कि उन्हें जिम्मेदारी संभाले 2 माह का अरसा हुआ है, वो अपनी हुकूमत से इस हवाले से बात करेंगे। इससे पहले सदर आरिफ अलवी भी अमरीकी सफीर को प्रोटोकॉल दे चुके हैं। उन्होंने डोनाल्ड ब्लूम से असनाद तो वसूल की, लेकिन साजिश से मुताल्लिक कोई शिकवा नहीं किया। क्या हम कोई गुलाम हैं? शहबाज गिल के ड्राइवर की अहलिया की गिरफ्तारी। इस्लामाबाद पुलिस ने सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश खातून की बेटी के हमरा तस्वीर को जाली करार दिया है। अडियाला जेल इंतजामिया ने इसकी तस्दीक की है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज कहती हैं कि मेरी इत्तलात के मुताबिक बच्ची साथ नहीं, मगर माँ को रिहा कर देना चाहिए। हमदर्दी समेटने का बहाना या कुछ और। शहबाज गिल के ड्राइवर की अहलिया को गिरफ्तार करने से मुताल्लिक सोशल मीडिया पर झूठी खबरों का तो गया। इस्लामाबाद पुलिस ने झूठे प्रोपेगेंडे को बेनकाब कर दिया। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली तस्वीर शहबाज गिल के ड्राइवर की अहलिया की है ही नहीं, बल्कि ये तस्वीर तो किसी और सूबे के हवालात की है। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जारी ट्विटर पैगाम में वादे कर दिया गया कि इंटरनेट से पुरानी तस्वीर उठाकर अपलोड करके अवाम में इश्तियाल और गलत मालूमात फैलाई जा रही हैं। जुर्म में आनत और शवाहिद छुपाने वालों से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा।
अडियाला जेल इंतजामिया ने भी वजाहत की है कि शहबाज गिल के ड्राइवर की अहलिया को अकेले जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा गया है। खातून की बच्ची उसके साथ मौजूद नहीं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने बड़े दिल का मुजाहिरा करते हुए खातून की रिहाई का मुतालबा कर दिया। ट्विटर पैगाम में कहा, मेरी इत्तलात के मुताबिक बच्ची साथ नहीं मगर माँ को रिहा कर देना चाहिए। वफाकी वजीर दाखिला को कहा है, किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, हमारे साथ ज्यादती करने वालों के साथ भी नहीं। मुल्क की जो सियासी सूरत हाल बनी हुई है, कुछ गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, बयानबाजियां भी जारी हैं, इस सब पे हम बात करेंगे। पीपल्स पार्टी रहनुमा साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ़ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद है। लतीफ़ साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया नियादन से गुफ्तगू करने के लिए। लतीफ़ साहब मैं आपसे ये ज़रूर बात करना चाहूँगा कि ये जितनी भी इस वक्त बयान, एक तो बयानबाजी इसका सिलसिला, इसके अलावा फिर गिरफ्तारियों का सिलसिला, आप क्या समझते हैं सियासत को क्या रुख दे दिया गया है? देखिए, बड़ी बदकिस्मती है कि अब यौम पाकिस्तान आया चाहता है और हम एक दूसरे की जो है दुश्मन दराजी कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ हम बुर्द आजमा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और जो है फायर वर्क्स हो रहे हैं। मेरा तो मानना ये है और कहना भी ये है और बहुत अदब से सारे सियासतदानों से कि खुदारा ये सीज फायर कर लीजिएगा, मुल्क की खातिर कम से कम आज़ादी के दिनों पे तो ना करें। और फिर इस इलेक्शन, मेरे ख्याल में तो इसका कौमी हुकूमत ही एक वसी पैमाने पर बनाई जाए जिसमें मिल बैठ कर ये तमाम मामलात को तय करें। देखिए, कभी तो हम जो है मुख्तदर हलकों की तरफ देखते हैं हमारे सियासतदान और कभी अदालतों से जो है ये नाअहल करार देते हैं। अरे बाबा, 58(2)B को खत्म क्यों किया? अगर यही कुछ करना था तो 58(2)B ही रहने देते। अगर 58(2)B आइन में सारों ने मिलकर मुतफ़िक़ा तौर पर उसे हज़फ किया तो उसका मकसद ही ये था कि एक हुकूमत जो आई है उसको चलने दें 5 साल के लिए और फिर जो है अगली दफा आप तैयारी करें और अवाम के पास जाएं और अवाम जिसे मैंडेट दे वो उसे खुश उसलूबी से निभाए और अवाम की खिदमत करे, कौम की खिदमत करे और 5 साल के बाद जो है वो जाए अवाम को और बताए कि मैंने वादे क्या पूरे किए या नहीं किए। तो मेरे ख्याल में तो ये बहुत ज्यादती हो रही है अब जो कुछ हो रहा है और अगर ये बढ़ता जाएगा जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है तो इलेक्शन हल इस वक्त नहीं है। ये ज़हन में रखिएगा कि एक जमात को इलेक्शन कमीशन मंजूर नहीं है। एक जमात जो है अगर उनके हक में फैसला अदालत करती है तो उसे मानती है, वगरना दूसरी तरफ नहीं मानती है। इलेक्शन कमीशन के फैसले को नहीं माना जा रहा है। अब जो हुकूमत मरकज में और है उसने अगर गिरफ्तारी की है तो सूबे में भी शुरू कर दिया है और अब सूबा कह रहा है कि बनी गाला को चीफ मिनिस्टर हाउस बनाया जाएगा और फिर एक तसादम की शक्ल आएगी कि यहाँ जो है जाहिर है कि कैपिटल टेरिटरी में जो है पंजाब की या किसी और सूबे की जो पुलिस है वो बिना इजाजत के नहीं आ सकती है। तो क्या हम किस तरफ जा रहे हैं? और फिर जो जबान हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो इखलाकियात की से भी गिरी हुई है और फिर हम अपनी फौज पे तनकीद करके अपनी फौज जो दुनिया की इस वक्त बेहतरीन फौज है और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत और सारे आप देखें इंटरनल आपकी जितनी स्ट्राइक्स होती हैं उसमें भी फौज अपना किरदार अदा करती है, चाहे वो सैलाब ज़दगान की इमदाद हो, चाहे वो कोई और आफत हो, उसमें भी वो होती है। तो फिर हम अगर फौज को कमज़ोर करेंगे तो पाकिस्तान की रियासत के दिफा को हम कमज़ोर करेंगे। जो हमारी जोग्राफियाई इस वक्त कैफियत है हमारे मुल्क की वो मुतहम्मिल इस चीज़ की नहीं है और ना ये मुतकाज़ी है इस चीज़ की। अवाम बेचारे जो है हमेशा मसीहा के मुंतज़िर रहते हैं। हमने अवाम को भी लेट डाउन किया है। बारकैफ मायूसी की कोई बात नहीं है। इस मौके पर भी मैं कौम को मुबारकबाद दूंगा इस जश्न आज़ादी पर। अल्लाह ताला हमारे दिलों में नरमी पैदा करे और हमारे दिलों को जो है एक दूसरे के साथ मोहब्बत और प्यार से जो है रहने की हमें वो ताकत भी अदा करे और अल्लाह हमारे मुल्क को इज़्ज़ो अमान में रखे और तरक्की और फलते फूलते रहें। आमीन। अच्छा खोसा साहब, जैसे आपने इदारों की बात की, तमाम इदारे हमारे लिए काबिल एहतराम है और यकीनन हम ये चाहते हैं कि जो हमारे बड़े हैं, हमारे जो सियासतदान हैं, जो मुल्क के फैसले करते हैं, उनके लिए भी ये इदारे काबिल एहतराम होने चाहिए। लेकिन कितनी अफसोस की बात है कि जब एक पार्टी का सरबरा अपने मातहत लोगों को उकसाएगा बयानात देने पर तो वो वही करेंगे जो पार्टी के सरबरा की तरफ से हिदायत है। खान साहब की पब्लिक में आकर ऐसी तकारीर जिसमें हमारे इदारों को निशाना बनाया जाए या बार बार न्यूट्रल्स का जिक्र होना चाहिए, आपको नहीं लगता कि अब इस पर फुल स्टॉप लग जाना चाहिए?
चाहिए हमेशा के लिए, ताकि किसी की हिम्मत ना हो कि हमारे फौजी भाइयों के खिलाफ, जो कि हर वक्त हमें फ्रंट फुट पर नजर आते हैं, कोई बात करे? देखिए, यही तो अलमिया है। हम कहते हैं कि बड़े और छोटे, और हम रियासत मदीना की बात करते हैं। हम कहते हैं कि जहाँ ताकतवर को कानून जो है वो गिरफ्त में नहीं आता है और आम आदमी आता है, वो मुआशरे, वो मुल्क नहीं चल सकते। अरे बाबा, अपने ऊपर भी तो इसका इतलाक कर लीजिएगा खुदारा। क्या ये सिर्फ ऑपोजिशन में ही ये अल्फाज अच्छे लगते हैं, और जब आप इक़्तिदार में आते हैं या आप किसी पार्टी के सरबराह हो जाते हैं तो आपको खुली छूट है कि आप जो मर्जी कहें? तो ये जो पॉपुलर बैशिंग है, इसको मेरे ख्याल में आपको फिर भी बहुत सोच समझ के इनको करना चाहिए, क्योंकि जो क़यादत होती है वो एक कौम की रहनुमाई करती है। उसकी जो है उसके लिए एक सिंबल होता है, वो काबिल तकलीद होता है। अगर इस पर सारे ही लोग तकलीद करने चले जाए और म्यूटनी हुई, सेडिशन हुई, वेजिंग वॉर हुई, जो अब ये दफे लगे हैं एक हमारे उस पर शहबाज गिल पर, उनको जरा देखिए तो सही, उसकी संगीनी है, नौयत तो देखिए। सजाए मौत और उम्र कैद उसकी सजा है उनकी, चाहे वो 120 है, चाहे वो 120 भी है दफा ताज़ीरात पाकिस्तान, चाहे वो 124A है, चाहे वो 121 है, चाहे वो 131 दफा है, चाहे वो 505 है। ये तमाम ताज़ीरात पाकिस्तान के दफात को जरा देखें और फिर शहबाज गिल साहब की तरह तकरीर सुन लें। मुझे बताएं, उसके बाद कुछ रह जाता है कहने को किसी को सुनने के लिए? और फिर अगर ये वाकई एक बयानिए के तौर पर जो है आगे उनके चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा है, तो फिर ये बयानिया, इसका मतलब है क़यादत से जो है ऊपर से नीचे हिदायत आई है, तो फिर वो भी उतने ही उसके मुर्तकिब होते हैं। अगर ये सुनवाते हैं कि जी पिछले वक्तों में कलामी की माजरत, मुझे सिर्फ एक चीज़ समझाएगा, या जो लोग हमें देख रहे हैं, मैं उनकी आसानी के लिए पूछना चाह रही हूँ कि शहबाज गिल साहब ने ये तफ्तीश में बयान दिया कि मैंने पार्टी पॉलिसी से हटकर कुछ नहीं कहा। तो अगर एक पार्टी की पॉलिसी ये कि आपने अपने इदारों को तनकीद का निशाना बनाना है, तो उस पार्टी की एग्जिस्टेंस पे सवाल बनता है। फिर देखिए, यही तो कह रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी क़यादत जो है अदालतों के हाथ में जो है हाथ उनको वो खत्म हो जाए, मुनहदम हो जाए, या उसे हटा दिया जाए। मोहतरम नवाज शरीफ साहब को हटाया गया, वो भी जो है आइन के तकाज़ों के मुताबिक नहीं था। यूसुफ रजा गिलानी को हटाया गया, वो भी आइन के तकाजे के मुताबिक नहीं था। लेकिन कब तक ये खेल तमाशा चलता रहेगा? अब नवाज शरीफ साहब, अब इसको मोहतरम इमरान खान उसी की जद में आते हैं। अगर आप इलेक्शन कमीशन की जो है वो फैसला देख लें, ये भी नाअहल भी होते हैं और पार्टी भी बैन होती है। लेकिन ये कब तक हम खेल तमाशा करते रहेंगे? क्यों हमें अभी तक ये नहीं आया है? हमने देखिए बहुत कोशिश की मोहतरम नवाज शरीफ साहब को भी समझाने की, जब हमने आइन में तरामीम की, 135 हमने तरामीम की थी। हम कहते रहे कि ये 62 जो है 1F और 63 में जो है ये ज़ियाउल-हक की बाकियात को निकाल बाहर फेंके, भुट्टो के ओरिजिनल आइन के मुताबिक इसको रखें। किसी को हक नहीं है वो मुझसे पूछता रहे कि तुम अच्छे मुसलमान हो, बुरे मुसलमान हो, दुआए कनूत सुनाओ, कलमे सुनाओ। भाई, ये अल्लाह के और मेरे दरमियान एक रिश्ता है, इसलिए ये चीजें जो ज़ियाउल-हक ने मुंतज़िर, लेकिन मोहतरम नवाज शरीफ साहब ना माने, और उसका नतीजा ये हुआ कि खुद उसके जद में आकर ताहयात उन पर जो है बंदिश लगी। यही इमरान खान के साथ होने जा रहा है। और हालांकि एक बड़ी जमात के बड़े कायद हैं, फिर अगर बड़े छोटे की आप खुद कहते हो कि कानून का इतलाक बराबर होना चाहिए, तो फिर अगर आप पर कानून का इतलाक किया जाए तो आप तो जेलों के पाबा सलासल होंगे। कब तक हम ये एक जो है दूसरों के लिए हम नसीहतें देते रहेंगे और हम उस पर अमल नहीं करेंगे? इसलिए कि आप ताकतवर हैं, आप बड़ी जमात के बड़े कायद हैं, आप जो बयानियां दें और आप आवाम को उकसा कर आप एक फिक्री इंतशार तो आपने पैदा कर ही दिया है। क्या अब आप चाहते हैं कि खाना जंगी की तरफ मुल्क जाए? तो मुल्क हमारा जाहिर है कि बनाना रिपब्लिक नहीं है। अगर कानून के मुताबिक जो है रियासत अपना जो है अपने आप को मनवाती है, तो फिर आप अंदर जाते हो, आपकी पार्टी भी बैन होती है। क्या ये हम चाहते हैं? क्यों नहीं हम मिल बैठकर हम इन चीजों को तायन करते, एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाते, एक जो है एक इखलाकियात को बाकायदा बहाल करके हम हदूद और कयूद मुतय्यन करें कि यहाँ तक हमारी लाइन है, रियासत को नुकसान नहीं पहुँचाना। हम अपनी सियासत बिल्कुल करें, अपने अपने नजरिए पर डट कर करें, और अपना जो है हम एजेंडे और अपना मंशूर अवाम के सामने रखें और बताएं उनको कि किस तरीके से हम अवाम की खिदमत बेहतर तरीके से कर
सकते हैं, पाकिस्तान को किस तरह तरक्की की राहों पर गामजन कर सकते हैं, मईशत में हम किस तरह से पाकिस्तान को आगे ले जा सकते हैं, वगैरह वगैरह। इन सारी चीज़ों पर हमारा इत्तेफाक होना चाहिए, इसलिए कि ये रियासत आगे चलेगी, मुल्क आगे तरक्की करेगा तो हम हैं। अगर मुल्क को खुदा न खास्ता नुकसान पहुंचे तो फिर हमारा बताए सियासत का कोई रह जाती है बाकी कुछ। तो मेरा तो हरकत ये है कि मैं समझता हूँ कि इस यौम आज़ादी पर ये अहद करें सारे बैठकर कि हम रियासत के लिए हम आपस में मिलजुल कर अपने जो है इख्तलाफात अपनी सियासी जमात के मंशूर अपनी जगह पे रखते हुए हम जो है एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाएंगे जिसमें हम मिलजुल कर आवाम की खिदमत करेंगे। बहुत शुक्रिया लतीफ़ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद थे। और यकीनन जिस दौर से मुल्क गुजर रहा है उसमें तमाम सियासी जमातों को अपनी सियासत से बालातर होकर रियासत को बचाने की ज़रूरत है, ना कि वो अपने अपने एजेंडे पे गामजन रहे हैं। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो मज़ीद स्टोरीज आपके साथ शेयर करने के लिए हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। अब ज़रा प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बलूचिस्तान के हवाले से हम बात करेंगे, सैलाब और नुकसानात। और ये इस दफ़ा का सीज़न का ऐसा फ्लड बलूचिस्तान में हमने देखा जो कि हमने पहले कभी नहीं देखा। इतनी ज़्यादा तबाही, हज़ारों की तादाद में मवेशी मर गए, न जाने कितने घर मुनहदिम हो गए और न जाने कितने हमारे प्यारे बहन भाई जो हैं वो घरों से बेघर हो गए। और आज इस पर हम बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ हैं सूबाई सेक्रेटरी हिलाल अहमर बलूचिस्तान मोहम्मद अयूब साहब और डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग एंड रेस्क्यू असगर जमाली साहब। सबसे पहले असगर जमाली साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन से मुतालिक मैं चाहूँगी कि आप प्लीज़ डिटेल्स अगर हमें फराहम कर सके। ये ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा है, कितने लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, कहाँ कहाँ मुंतकिल किया गया लोगों को? जी शुक्रिया। जैसे कि आपको पता है कि इस दफ़ा जो हालिया बारिशें हुई हैं बलूचिस्तान में, इन्होंने कोई तकरीबन ऑलमोस्ट जो है 40 साल का जो है रिकॉर्ड जो है तोड़ा है। और हमारे इस वक्त जो है 31 डिस्ट्रिक्ट जो है इफेक्ट हुए हैं इन बारिशों से। और उसके साथ साथ आपको ये बताएं कि जो 26 अजला ऐसे हैं जिनको हमने क्लाइमेटरी हिट एरिया डिक्लेयर किया गया है, और उनमें जो है हमारे मोस्टली जो इफेक्टेड हैं आपके झलमगसी था, किला सैफुल्ला था, कच्ची था, झलमगसी का एरिया था, और सराउंडिंग कुछ पशीन और नौशकी के कुछ एरियाज़ थे। तो उसके लिए आपको बताएं कि जो हमारी टीमें थी जो मौजूद थी, जिन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन जो हैं वहाँ पे किया, आपके लसबेला में, पशीन में, किला सैफुल्ला में जो मुख्तलिफ लोग जो हैं फंस गए थे पानी में, फ्लड वाटर में, उनको हमने निकाल लिया। और इस वक्त ये बताएं कि आपको रेस्क्यू ऑपरेशन जितना भी था वो कंप्लीट हो चुका है। साथ में उसके रिलीफ ऑपरेशन हमारा चल रहा है। और हमने कुछ जो है टेम्परेरी डिस्प्लेस पर्सनस के लिए TDPs कुछ कैंप वगैरह जो है हमने इस्टेब्लिश किए थे किला सैफुल्ला में और लसबेला में। सो किला सैफुल्ला में जो कैंप थे वो तो अभी जो है वो भी ख़त्म हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, क्योंकि लोग वापस अपने घरों में चले गए, सिचुएशन नॉर्मल हो चुकी है। लेकिन लसबेला में जो है वहाँ पे अभी तक हमारे जो है 3 जो हैं कैंप जो हैं वो मौजूद हैं। वहाँ पर जो हैं हमारे IDPs तो नहीं कह सकते, हम टेम्परेरी डिस्प्लेस पर्सनस हैं, तो उनको हमने रखा हुआ है और उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है डेली बेस पे रूटीन की वो हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा असगर साहब, मैं आपसे आगे चल के ये भी सवाल लाजमी करूँगा कि अभी तो आप कह रहे हैं कि रेस्क्यू हो चुका है, बट आगे भी फोरकास्ट है, मैं इससे आगे पूछूंगा आपसे। लेकिन उससे पहले जो हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अयूब साहब, आप क्योंकि आपका इदारा जो है वो अंदर काफ़ी जाके जो है उसने काम भी किया, मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने क्या इस वक्त सिचुएशन वहाँ पे देखी है, आपके पास क्या स्टार्ट्स एंड फिगर्स हैं, क्या परेशानियाँ, क्या मुश्किलात हैं वहाँ पे लोगों को अब के जब सैलाब थोड़ा उतर गया है? शुक्रिया, आपने मुझे लाइन पे लिया। सबसे पहले जैसे आपने शुरू में ही बताया कि बलूचिस्तान में जो हालिया तूफ़ानी और तबाहकुन बारिशों की वजह से काफ़ी नुकसान हुए, सैलाब की शक्ल इख्तियार किया गया। मेरे ख्याल में 2010 के बाद ये तबाहकुन एक सूरत हाल पाया जा रहा है बलूचिस्तान में। काफ़ी डिस्ट्रिक्ट इससे मुतासिर हुए हैं। जब से ये सैलाब आया, चूँकि रेस्क्यू का अमल गवर्नमेंट के साथ साथ बाकी इदारे भी कर रहे हैं, हिलाल अहमर ने गवर्नमेंट के साथ मिलकर हमने वहाँ पे रिलीफ का काम शुरू किया। हमने वहाँ पे जो पानी है साफ करने वाला सीटा प्लांट्स वगैरह, वहाँ पे जलमक्सी और जफराबाद वहाँ पे हमने डिप्लॉय किया।
जो 30,000 लीटर पर डे के हिसाब से वहाँ पे हम साफ पानी लोगों को मुहैया कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमने मेडिकल टीमें वहाँ पे डिप्लॉय की, जो वहाँ पे हम मुफ्त अद्वियात वगैरह और मुफ्त मेडिकेशन और रेफरल केस जो भी है वो वहाँ पे हम देख रहे हैं। इसके अलावा जो फेज़ 1 में, चूँकि ये 2 फेज़ों में ये बारिशें हुई, फेज़ 1 में हमारे ये कुल्टा, पशीन, किला सैफुल्ला, लोरलाई ये डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा मुतासिर हुए। तो वहाँ पे हमने कैश 12,000 पर फैमिली के हिसाब से हमने कोयटा, किला सैफुल्ला और पशीन में 500 लोगों में हमने ये कैश का अमल जो है वो तकरीबन कंप्लीट कर दिया। थ्रू इसी पैसा लोग कैश लेंगे, इससे जो है काफ़ी लोग इससे मुस्तफ़ीद होंगे। अच्छा, मैं असगर साहब आपके पास मैं आना चाहूँगा। आपने अभी कहा कि फ़िलहाल रेस्क्यू का जो अमल है वो तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन क्योंकि आपको भी पता है कि अभी मानसून का स्पेल ख़त्म नहीं हुआ है और दोबारा आना है, हमारी मेट से भी बात हुई, दोबारा भी आना, दोबारा भी बारिश होनी है। आप लोग कितना तैयार हैं कि खुदा ना खास्ता अगर दोबारा पानी आता है इसी तरीके से तो कोई जानी नुकसान ना हो? जी बिल्कुल, जैसे कि आपको पता है इस वक्त अभी भी एक स्पेल चल रहा है जो 10 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक है, जिसको नाम दिया गया गंगोर का। तो इस स्पेल के हवाले से हमने इस दफ़ा ऐसे किया है कि जितने भी हमारे एलाइड डिपार्टमेंट थे, यूएन एजेंसीज़ हैं, सब के हमने उनके SOPs डेवलप करके, उनके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डेवलप करके तमाम DDMAs को भी कन्वे कर दिया है। जितने भी हमारे डिप्टी कमिश्नर साहिबान हैं, हमारे DDMAs हैं, उसके साथ साथ जितने डिपार्टमेंट हैं उनको भी कन्वे कर दिया गया है कि भाई जो हमारे मोस्ट वल्नरेबल पॉइंट हैं, जो ज़्यादा इफेक्ट हुए, वहाँ पर अपनी मशीनरी जो है आप डिप्लॉय करें, अपने स्टाफ को विजिलेंट करें ताकि कोई खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल ना हो। उसके साथ साथ आपको मैं बताता चलूँ कि हमने जो आइडेंटिफाई किए 10 मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट जिनमें ज़्यादा कैजुअल्टीज़ और इंजरीज़ और डैमेजेस रिपोर्ट हुए, तो उसके लिए हमने जो है यूएन एजेंसीज़ के साथ मिल के कोऑर्डिनेशन करके उनके ताउन से हम जो हैं इस वक्त जो 10 आपके मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें हम मल्टी सेक्टोरल रैपिड नीड असेसमेंट करने जा रहे हैं। आज से में कल उनकी यहाँ पे ट्रेनिंग हुई थी, उसके बाद जो वॉलंटियर से मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से हमने लिए थे और ऑर्गेनाइजेशन से उनकी ट्रेनिंग करवा के, वर्कशॉप करवा के कैसे उन्होंने वो जाना है, क्या काम करना है रैपिड नीड असेसमेंट में मल्टी सेक्टोरल्स के लिए। तो वो उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट करके हमने आज उनको भेज दिया कि आप लोग इस वक्त जाएं, इनिशियल डेटा लेकर आएँ, क्योंकि जो इस वक्त हमारे पास जो एस्टिमेटेड फिगर हैं जो हमें आए हैं आपके क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट से कि इस वक्त 176 कैजुअल्टीज़ हैं आपके पास और जो है मोर देन जो है 1000 जो इंजरीज थे जिनको जो है ट्रीटमेंट करके हमारी रेस्क्यू 1112 की जो टीमें थी PDMA की अपनी, उन्होंने उनको ट्रीट करके वहाँ पे पहुँचा दिया। उसके साथ साथ आपको ये बताएं कि इस वक्त जो रफ एक राउंड एक फिगर हमारे पास आ रहा है कि 50,000 के करीब जो लोग हैं वो इफेक्ट हुए हैं, उनके जो है हाउस डैमेजेस हुए हैं। तो उसके साथ साथ हमने जो है इस वक्त अपने रिसोर्सेज से PDMA ने 20,000 फैमिलीज़ को जो है हमने सपोर्ट कर दिया है और 10,000 और मजीद को भी जो है हमने कर दिया। तो इट मीन्स कि 30,000 लोगों को हमने जो है फूड एंड नॉन फूड आइटम डिस्पैच कर दिए हैं। उसके अलावा NDMA, हमारी पाक आर्मी, FC बलूचिस्तान वो भी हमारे साथ है, वो भी हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। हमने आपने देखा कि लसबेला में हमने थ्रू हेली सर्विस के जो है लोगों को जो है एवैक्यूएट किया जो वहाँ पे फंसे हुए थे स्टक वाटर्स में, स्टैगनेंट में, तो उनको भी हमने रेस्क्यू किया। तो हमारे जितने भी इदारे हैं इस वक्त हमारे साथ हैं, हम काम कर रहे हैं। और एक और मज़े की बात बताते चलूँ कि फॉर द फर्स्ट टाइम ये हिस्ट्री होगी गवर्नमेंट की कि आप अभी तक स्पेल चल रहे हैं और विद इन 10 डेज़ में हमने इस वक्त आपके जो हैं 94 जो हैं पर्सन थे जो कैजुअलिटी जिनकी थी फर्स्ट फेज में, जिनका हमारे पास डेटा आया था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, उनको हमने कंपनसेट कर दिया है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के थ्रू। 10 लाख जो हैं पर पर्सन हमने जो है उनको कंपनसेट भी कर दिया है। दूसरी जो सेकंड फेज है उसके लिए भी हमने समरी मूव कर दी और सून विद इन 2-3 डेज में आ जाएगी, तो वो भी हम उनको कंपनसेट कर देंगे अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की डायरेक्शन पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रोविंशियल गवर्नमेंट बिल्कुल एक्टिव है, अपनी अवाम के साथ है, हम उनके साथ बिल्कुल काम कर रहे हैं उनके लिए इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा अयूब साहब आपकी तरफ आना चाहती हूँ, मुझे बताएगा कि हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं बलूचिस्तान में, मुख्तलिफ बीमारियाँ जन्म लेती हुई नज़र आ रही हैं, हैज़ा हो गया, दीगर बीमारियाँ, अगर इस हवाले से भी आपके पास कुछ डिटेल्स हो तो प्लीज़ बताएगा। हाँ बिल्कुल, फ्लड से जैसे आपको पता है स्किन डिजीज़, डायरिया वगैरह मुख्तलिफ बीमारियाँ भी ये इससे पैदा हो जाती है। तो इस सिलसिले में लालेमर के मेडिकल टीमें ऑलरेडी हमारे वहाँ पे जलमक्सी और जफराबाद में काम कर रहे हैं, जिसमें ज़्यादातर बच्चे और ख़वातीन इससे
ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं और हम उनको उनके डोर स्टेप पे यानी हम गांव जा रहे हैं, वहाँ पे उनको सर्विसेज दे रहे हैं मेडिकल के हवाले से, उन्हें फ्री जो है मेडिसिन वगैरह जो है वहाँ पे हम दे रहे हैं। ठीक है। और अयूब साहब, मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे कि मैंने असगर साहब से भी पूछा कि आगे की तैयारियां, आगे की प्लानिंग, क्योंकि अभी मानसून ख़त्म नहीं हुआ है, यकीनन टेम्परेरली डिस्प्लेस्ड पीपल तो हैं, लेकिन इनके लिए परमानेंटली अभी क्या किया जा सकता है? और ख़ास तौर पे यहाँ पे जो ट्रेंड्स होते थे, ये ट्रेंड रिकॉर्ड टूटे हैं, यहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिशें हुई हैं, तो आगे अगर इस तरह की कोई चीज़ आती है उससे निपटने के लिए क्या तैयारियाँ हैं? बिल्कुल, आपका क्वेश्चन वैलिड। हमारी जो स्टाफ है रज़ाकार, चूँकि हम वॉलंटियरी बेस्ड जो है वो इदारा है और वॉलंटियर्स आर द बैकबोन ऑफ LRM। हमारी टीमें तैयार है 24 घंटे। हमारे ऑपरेशनल सेंटर जो है वो 24 आवर जो है वो फंक्शनल है। टेम्परेरी शेल्टर की सूरत में भी हम लोगों को असिस्टेंस दे रहे हैं। इसके अलावा कैश जो हो सकता है उनके कुछ और ज़रूरियात को, वो इस केस से उन ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं। LRM इस सिलसिले में गवर्नमेंट के शाना बशाना बिल्कुल हर वक्त तैयार है। अच्छा, और आखिर में मैं असगर साहब आपसे ये ज़रूर देखें, क्योंकि आपको पता है कि हमारे बड़े दर्द दिल रखने वाले लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ख़ुद प्राइवेटली जो है वो पहुँचे उन इलाकों में जहाँ तक वो पहुँच पाए। मैं चाहूँगा ऐसे लोगों को थोड़ी सी आप ब्रीफिंग दें कि अगर वो कुछ लेके चीज़ें पहुँच रहे हैं, उनको क्या लेके आना चाहिए ऐसे वक्तों में, फूड आइटम्स क्या होने चाहिए, अद्वियात कौन सी होनी चाहिए, बताइए थोड़ा सा। जी बिल्कुल, हमारे पास बहुत सारी जो है यूएन एजेंसीज, INGOs और कुछ और ट्रस्ट और फाउंडेशन के लोग भी आ रहे हैं, जिनको हमने फैसिलिटेट किया है। विद इन 24 आवर्स हमने उनको NOC इशू करके कंसर्न जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनको भेज दिया और उनसे कहा है कि इनको पूरी तरह से फैसिलिटेट करें। और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा नीड है ना, हमने जो गैप एनालाइज हमने किया है अपने उसमें फूड एंड नॉन फूड आइटम्स में, रिलीफ आइटम्स में, तो सबसे ज़्यादा जो फूड आइटम्स हैं और दूसरा जो शेल्टर्स हैं, ये ज़्यादा सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, नीड है। और उसके साथ साथ ये मैं बताता चलूँ कि इस वक्त जो है हमने हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके अपने मुख्तलिफ अजला में जो है 432 मेडिकल कैंप इस्टेब्लिश हुए, जिनमें से मोर देन जो है 2 लाख जो है आपके जो पर्सन से जो अफेक्टेड थे उनको ट्रीट किया गया। उसके साथ साथ लाइव स्टॉक ने भी अपने मुख्तलिफ एरियाज़ में जो है आपके कैंप जो है इस्टेब्लिश किए, वेटनरी कैंप, और 1 लाख से ज़्यादा जानवरों को उन्होंने भी वैक्सीनेशन की है। तो हम देखें, बीइंग अ गवर्नमेंट, हम तमाम जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं या अलाइड डिपार्टमेंट है, उन सब के साथ हम मिल के सबको मोबिलाइज कर रहे हैं। इवन UN ऑर्गेनाइजेशन, INGOs लोकल जितने भी हैं आ रहे हैं, हम सबको मोस्ट वेलकम करते हैं। आज ही हम फैसिलिटेट करने के लिए आपको बैठे हुए हम तैयार हैं किसी भी उसमें। सही, ठीक है, बेहद शुक्रिया, आप दोनों हमारे साथ मौजूद हैं, अयूब साहब और असगर जमाली साहब। आगे बढ़ते हैं और ज़रा फैसला करते हैं। और इसके अलावा फैसलाबाद से पहले आपको ये बताएंगे कि ख्वाबों की ताबीर और वादों की वक्त से पहले तकमील का सफ़र तेज़ी से जारी है। पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद के ओवरसीज़ ब्लॉक में प्लॉट्स की कुरानदाजी और J ब्लॉक के नक्शे की रूनुमाई का मरहला आन पहुंचा है। तकरीब आज शाम 5 बजे होगी। शाहिद आफरीदी और वसीम अकरम मेहमान खुसूसी होंगे। शहजाद अली रिपोर्ट कर रहे हैं। पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद की तामीर वफाकी दारुल-हुकूमत के बीचों बीच बैनुल-अक़वामी मेयार के इंफ्रास्ट्रक्चर और डाउनटाउन प्लानिंग का शाहकार। अवाम खुसूसन सरमायाकारों की अव्वलीन तरजीह, पुरफिजा मुकाम और पहाड़ों के दामन में जदीद तामीरात का शाहकार बेहतरीन रिहायशी व कमर्शियल मनसूबा, जिसमें सड़कों का जाल बिछाने, डाउनटाउन और कमर्शियल और रिहायशी तामीरात का काम तेजी से जारी है। पक्की धुन और सच्ची लगन के साथ वक्त से पहले वादे पूरे करने की रवायत भी बरकरार। ओवरसीज ब्लॉक में प्लाटों की बैलेटिंग और J ब्लॉक के नक्शे की रूनुमाई की तकरीब आज शाम 5 बजे सजेगी। दुनियाई क्रिकेट के कौमी हीरोज शाहिद खान अफरीदी और वसीम अकरम मुश्तरका तौर पर मेहमान खुसूसी होंगे। पार्क व्यू सिटी के सेल्स पार्टनर्स और इन्वेस्टर्स समेत आवाम की बड़ी तादाद शरीक होगी। पार्क व्यू सिटी में शहरियों की भरपूर दिलचस्पी और एतमाद इस बात का जामिन है कि डेवलपमेंट मेयारी और बर वक्त है। कैमरामैन वाजिद अली के साथ शहजाद अली, समा, इस्लामाबाद। फैसलाबाद में बच्चों के पेट में कीड़ों का मरज वबा इख्तियार कर गया। 80% कम सिन बच्चे मरज का शिकार होकर अस्पताल पहुंचने लगे। रिदा संधू की रिपोर्ट।
पुरछाया चेहरा पी। फैसलाबाद चिल्ड्रन अस्पताल में जेरे इलाज 6 साला अरहम खून की कमी के बाइस इमरजेंसी वार्ड तक पहुंच गई। पेट में पैदा होने वाले कीड़े इसका मुसलसल कई माह तक खून चूसते रहे। इसे वाइट सेल भी लगते हैं, ब्लड भी लगता है, बेहोश हो जाती है। कभी चिल्ड्रन हॉस्पिटल में आए, बायोप्सी हुई इसकी, फिर हमें बहुत सारे मसले नज़र आए, कीड़े वगैरह या ऐसी बीमारी नज़र आई जिसकी वजह से इसका इलाज चल रहा है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक पेट के कीड़ों की वजह से बच्चों में एनीमिया का मर्ज 10% तक बढ़ गया है, जिससे न सिर्फ ज़हनी सलाहियत मफलूज हो रही है बल्कि इससे उम्र भर का रोग भी लग सकता है। हुक्काम्स उनका डेली यही काम है कि उन्होंने जो इंटेस्टाइन है, जो अंतड़ियाँ हैं, वहाँ से ब्लड को सक करते हैं। कई दफ़ा पेरेंट्स मदर जो है ना उसी हाथों से पैम्पर चेंज कर रही होती हैं, उसी से बच्चे को फीडर बना के दे रही होती हैं। सफाई पे फोकस करें, बच्चे की हाइजीनिक कंडीशंस को देखें, तो आप इससे बहुत 80 to 90% तक इस बीमारी से बच सकते हैं। साफ सुथरा और गंदगी से पाक माहौल ही पेट में कीड़ों के फैलाव रोकने का वाहिद हल है। बच्चों में होने वाली पेट के कीड़े की बीमारी को हरगिज़ हल्का ना लें, ये आपके बच्चे की ज़िंदगी निगलने का बाइस बन सकती है। कैमरामैन कदीरुर रहमान के साथ रेदा सिंधु, समा, फैसलाबाद। तो अभी एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद दीगर स्टोरीज हैं आपके साथ शेयर करने के लिए। स्टे विद अस। एक बार फिर आपको नया दिन में खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में कम वक्त में अपना नाम बनाया, बर वक्त खाना लोगों के घरों तक पहुंचाया। ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस फूड पांडा बुलंदियों को छू रहा है। आज हमने मधु किया फूड पांडा के CEO मुंतका पराचा साहब को, ताकि हम उनसे इस फैबुलस आइडिया, उनके फ्यूचर प्लान्स, इस हवाले से हम बात कर सकें। मुंतका अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी और ई कॉमर्स के शोबों में जो फूड पांडा है उसकी तरक्की में किस तरह वो रोल प्ले कर रहा है? देखिए, हमारा सारा जो सिस्टम है वो चलता ही टेक्नोलॉजी पे है। तो पाकिस्तान में हमें तकरीबन 7 साल हो गए फूड पांडा को। तो पिछले 7 सालों में हमने पूरे पाकिस्तान में कोशिश ये की है कि जितना हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकें, हर लेवल पे। एक राइडर है, उसके फ़ोन पे टेक्नोलॉजी आ गई है, उसको टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना आ गया है। इसी तरह जो रेस्टोरेंट्स हैं उनको टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना आ गया है। तो एम ये है कि टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर करके लोगों की ज़िंदगियों को हम थोड़ा आसान और कन्वीनियंट बनाएं। घर में वालदाओं को यूज़ करना आ गया। बिल्कुल बिल्कुल जी। इट्स बीन स्प्रेडिंग नाउ। अच्छा, तो कुछ ऐसे स्टेप्स जो कि फूड पांडा ने लिए हैं कि जिससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पाकिस्तान की इकोनॉमी को बड़ा फ़ायदा हुआ है। आई वांट कि आप उसको भी हाईलाइट ज़रूर करें। देखिए, हमारा जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है वो काफ़ी बड़ी है। तकरीबन आप अगर पूरा पाकिस्तान आप ले लें तो 70,000 से 1 लाख रेस्टोरेंट्स पाकिस्तान में अभी एग्जिस्ट करते हैं। अब इनको एक तरीका पुराना ये था कि आप चलते हुए आपको रेस्टोरेंट नज़र आए तो आप उसके अंदर जाएं और खाना खा लें। फिर अब फ़ायदा फूड पांडा से ये होता है कि एक पूरा प्लेटफॉर्म है, तो सारे रेस्टोरेंट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। सो उससे ये होता है फ़ायदा कि अब एक रेस्टोरेंट को सिर्फ एक तरीके से ऑर्डर नहीं मिलता, अब उसको ऐप के थ्रू भी, एप्लीकेशन के थ्रू, एक प्लेटफॉर्म से उसको ऑर्डर मिलता है। जिससे फ़ायदा ये होता है कि आप और मैं घर बैठ के एक नया रेस्टोरेंट डिस्कवर करते हैं, उसको और ऑर्डर मिलते हैं। जब उसको ऑर्डर मिलता है तो फिर एक राइडर जो है उसकी एम्प्लॉयमेंट होती है, रेस्टोरेंट में जो लोग हैं वो अपना एक्सपेंशन करते हैं। तो इस तरह करके पूरी एक सर्कुलर इकॉनमी को एक बड़ा बेनिफिट जो है वो होता है। बिकॉज अगर आप पाकिस्तान में देखें, रोज़गार रेस्टोरेंट्स जो हैं लाखों में रोज़गार प्रोवाइड करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एज वेल। तो जितना उस इंडस्ट्री को हम सपोर्ट करेंगे उतना अब पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी फ़ायदा होता है। बिल्कुल ठीक है। मुंतका अस्सलाम वालेकुम, महक अर्ज़ कर रही हूँ लाहौर से। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ख़वातीन भी बहुत ज़्यादा बाइख्तियार बन चुकी हैं, लेकिन मैं आपकी ज़ुबानी जानना चाह रही हूँ कि पाकिस्तानी ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के हवाले से फूड पांडा के क्या क्या इक़दाम है, क्या किरदार है? देखिए, हमारा एक बहुत हमारे दिल के करीब एक हमारा प्रोजेक्ट है, उसको हम कहते हैं होम शेफ़्स, जो हमने पाकिस्तान में लॉन्च किया। अब वो दिल के करीब 2 वजह से है। एक ये कि पाकिस्तान में क्योंकि ख़वातीन घर बैठ के जायका, हमारे पाकिस्तानी ख़वातीन के हाथों में जायका तो बहुत है। घर में मर्द भी बड़ा अच्छा खाना बनाते हैं, लेकिन जो आपको अपने माँ के हाथ का खाना या आपको अपनी बेगम के हाथ के खाने का एक मेल को एक जो है ना शौक़ होता है, वो शायद उतना नहीं होता कि वो अपने भाई के हाथ का खाना खाए। तो हमने ये सोचा कि इनको हम कैसे और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं कि घर में बैठ के ख़वातीन एक आराम से, सुकून से
अपना खाना भी लोगों तक पहुंचा सकें और साथ साथ वो एक आमदनी भी अर्न कर सकें, जो कि बिल्कुल हलाल कमाई, घर बैठ के आपकी एक कमाई हो रही है। सो होम शेफ्स हमने लॉन्च किया, उसमें ख़वातीन घर बैठ के खाना बनाती हैं। हमारा राइडर उनके घर आता है, उनको बस खाना हैंड ओवर करना है और वो खाना आपका एक कस्टमर को डिलीवर हो जाता है। तो उसमें एक बड़ा रोल हुआ, हमारे पास तकरीबन 5000 से ज़्यादा होम शेफ्स हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं, जिसमें 70 से 75% ख़वातीन हैं। अब एक खातून घर में काम कर रही हैं, तो बड़े हमारे पास एग्जांपल्स हैं जहाँ पे पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो गई है। सो जो उनके हस्बैंड हैं वो बाहर जाके ख़रीदारी कर रहे हैं, बच्चे उनका हाथ बटा रहे हैं खाना बनाने में, फिर एक बच्चे को उन्होंने ड्यूटी दी हुई है कि आपने पैकेजिंग करनी है। सो पूरा ख़ानदान मिल के आपकी जो घर की जो खातून है उनके साथ मिल के उनको फ्रंट पर रख के पूरा ख़ानदान उनको अब मदद कर रहा है। मैं ये ज़रूर, आपने कहा कि 5000 होम शेफ्स हैं, 70 to 75 दैट मीन्स 3500 तो उसमें खातून हो गई। ऑब्वियसली ये 3500 बड़ा नंबर है, उसमें से कोई एक बड़ी ज़बरदस्त अगर एक दो कोई सक्सेस स्टोरीज आप हमारे साथ शेयर कर सकें तो वो देखने वालों के लिए बड़ा इनकरेजिंग होगा। देखिए हमारे ना एक सबसे आसान तरीका ये है कि आप हमारी ऐप पे जाएं, वहाँ पे आपको एक थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो नज़र आएगा आपको होम शेफ़ लिखा हुआ। उसमें आपको कोई 8-10 होम शेफ़ उस अपने करीब ही एरिया के, हम हैं एक लोकल हाइपर लोकल प्लेटफॉर्म जिसको कहते हैं, कि आपके करीबी बेसिकली आपके नेबरहुड के अंदर से आपको जो बेस्ट होम शेफ्स हो वहाँ पे लिस्टेड होते हैं। हमारे पास 2-3-4 एग्जांपल्स हैं। कराची में एग्जांपल्स है जहाँ पे घर से बैठ के उन्होंने काम शुरू किया, अब उनका रेस्टोरेंट है। फिर कुछ ऐसी एग्जांपल्स हैं जिन्होंने घर से बैठ के काम शुरू किया गुलशन में और अब वो डिफेंस में एक्सपैंड कर गए हैं। कल को अब उनका प्लान कर रहे हैं कि जी PCHS में एक्सपैंड करें, नाज़माबाद में एक्सपैंड करें। इस तरह लाहौर में हमारे पास होम शेफ्स हैं जिन्होंने 2-2, 3-3 रेस्टोरेंट बना लिए हैं, 2-2, 3-3 आउटलेट्स हैं उनके। सो उसमें मर्द भी हैं जिनकी सक्सेस स्टोरीज़ है और ख़वातीन भी जिनकी सक्सेस स्टोरीज़ हैं। सही। अच्छा, मेरा सवाल अगला ये है कि फ्यूचर में हम क्या क्या प्लान्स देख सकते हैं फूड पांडा के हवाले से, इस निज़ाम की तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से मज़ीद जो है वो प्लानिंग आपने की है? हमारे 2-3 एक्चुअली नए एरियाज़ हैं जिनको हम अभी काफ़ी फोकस कर रहे हैं। पाकिस्तान में क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह किसी रेस्टोरेंट को लेके जाना वो थोड़ा सा महंगा होता है, क्योंकि रेस्टोरेंट को एक पूरा एक सेटअप बनाना पड़ता है, तो करोड़ों का ख़र्चा हो जाता है। अब महंगाई भी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है तो उसका भी एक इम्पैक्ट आ गया है। सो हम अपने किचन बना रहे हैं मुख्तलिफ़ जगहों में। किचन का मतलब ये है कि एक जगह होती है, वहाँ पे 8 से 10 से 12 रेस्टोरेंट वहाँ पे आ जाते हैं और वो वहाँ से सिर्फ डिलीवरी का काम करते हैं। तो हम एक किचन्स का हम एक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं पाकिस्तान में। फिर हम एक वर्चुअल ब्रांड्स का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, जो ब्रांड सिर्फ एग्जिस्ट ही आपका प्लेटफॉर्म पे करता है, कोई उसकी फिजिकल दुकान नहीं है, तो वो भी हम लेके आ रहे हैं। अच्छा, ये सारे ब्रांड्स हैं जो बड़े मशहूर ब्रांड्स हैं, यहाँ पर हम लोकल एंटरप्रेन्योर्स के साथ मिल के हम इस्टेब्लिश करें। तो ये दूसरा। और तीसरा जो एक बड़ा हमारा एक इंटरेस्टिंग एरिया है वो हमारा ये पैंडा मार्ट से लिंक करके, जो हमारी ग्रोसरी शॉपिंग है उससे लिंक करके हम सप्लाईज़ का काम कर रहे हैं रेस्टोरेंट्स को, होम शेफ्स को, ऑफिसेस को। वो एक उसको हम कहते हैं पैंट्री बिज़नेस। सो वो एक हमारा बहुत बड़ा बिज़नेस है। अब ये 3 जो एरियाज़ हैं इसमें ऑब्वियसली हमें तो फ़ायदा है, जब बड़े होंगे तो फूड पैंडा बड़ा होगा, लेकिन इसमें आवाम को बड़ा फ़ायदा है, पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा है। अच्छा मुंतखब साहब, आपने देखा भी कि पिछले चंद सालों में स्टार्टअप्स आए और फिर वो बंद भी हो गए। इंडस्ट्री की आप क्या सिचुएशन देख रहे हैं आगे 2-3 सालों में, क्या गेज कर रहे हैं? देखिए ये एक नॉर्मल सिचुएशन है, अप एंड डाउन थोड़ा आता है। स्टार्टअप्स अगर आप पूरी दुनिया में देख लें तो स्टार्टअप्स जो हैं वो ऐसे नहीं होता कि आपके 90% स्टार्टअप जो हैं वो सक्सेसफुल हो जाए। अगर आप 5 से 10% सक्सेसफुल हो रहे हैं स्टार्टअप्स तो वो एक बहुत बड़ा नंबर होता है। तो ये एक नॉर्मल सिचुएशन है। इसमें मुझे एक बहुत बड़ा जो फ़ायदा नज़र आता है वो ये आता है कि हमारे नौजवानों को जो अभी ग्रेजुएट हो रहे हैं और पहले 3-4-5 साल अपने करियर में हैं, उनको एक एक्सपीरियंस मिल गया अब स्टार्टअप में काम करने का कि ये कैसे ग्रोथ कैसे लेके आते हैं। अब उस एक्सपीरियंस को वो लेके या तो नए अपने स्टार्टअप बना लेंगे या फिर उस एक्सपीरियंस को लेके वो हमारी जैसी कंपनियों में और ज्वाइन करेंगे और हमें फिर वो सिखाएंगे कि जी ग्रोथ ऐसे होती है, लेकिन हमने ये चीज़ गलत की जिसकी वजह से हम नहीं अब एग्जिस्ट करते थे अपनी पुरानी कंपनी में, लेकिन उससे हमने ये सीखा कि इसको सस्टेनेबल कैसे बनाना है। सो ये एक पूरी एक जो हमारी यंग पॉपुलेशन को जो एक एजुकेशन मिल रही है जो हमें अपने बचपन में शायद हमें नहीं मिली इनिशियली बिकॉज अपॉर्चुनिटी नहीं थी, तो उसको लेके हम उसको यूज़ कर सकते हैं बहुत ज़्यादा अपने फ़ायदे के लिए। सही, ठीक। अच्छा, मैं ये भी पूछना चाहती हूँ पैंडा मार्ट्स के हवाले से, चूँकि हम जैसे कि घर पर होते हैं और अगर बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो ज़्यादातर ख़वातीन पैंडा मार्ट को बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हैं। तो ग्रॉसरी डिलीवरी और पैंडा मार्ट्स का जो मुस्तकबिल है वो आप कैसा देख रहे हैं?
देखिए, हमारा फोकस पैंडा मार्ट पे काफ़ी है। अभी हम 4 से 5 सिटीज़ में अभी हम हैं। हम और शहरों में भी जाएंगे, लेकिन हम भी चाहते हैं कि ये जो 5 शहर में जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, यहाँ पे हम पूरी अपनी कवरेज को फैला लें, ताकि हर इंसान जो घर बैठा हुआ है उसको एक्सेसिबिलिटी हो घर बैठ के ग्रोसरीज ऑर्डर करने की। इसका फ्यूचर जो है वो हम फूड पैंडा पाकिस्तान और हमारी जो पेरेंट कंपनी है डिलीवरी हीरो, बहुत हम ऑप्टिमिस्टिक हैं इसके फ्यूचर के लिए। पाकिस्तान जो है वो फूड पैंडा में वन ऑफ द बेस्ट रन पैंडा मार्ट बिजनेसेस है, तो उसमें एक पाकिस्तान का भी एक बड़ा फ़ायदा है। हमारा नाम भी काफ़ी रोशन हुआ है। हमारी जो पेरेंट कंपनी है वो 65 से 70 मुल्कों में है, तो हम सबसे बड़ी फूड और ग्रोसरी डिलीवरी कंपनी है दुनिया में, चाइना के अलावा, चाइना से बाहर। तो उसमें पाकिस्तान का नाम एक बड़ा रोशन हुआ है। तो हमारा फोकस तो बहुत है, इसको हम और एक्सपेंड कर रहे हैं। हमारे जो पार्टनर्स हैं, FMCG पार्टनर्स, बेवरेज पार्टनर्स, जिनकी भी सप्लाईज हम वहाँ से बेचते हैं, उनका भी बड़ा फोकस है ई-कॉमर्स के ऊपर कि इसको हमने बढ़ाना है। तो इंशाल्लाह इसकी हम ग्रोथ एवरी डे हम बड़ी से बड़ी करते जाएंगे। एंड वी विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। बहुत शुक्रिया मुंतखब बराचा साहब, आप आए। और यकीनन इस तरीके की जो बिजनेसेस होते हैं, जब वो लोकलाइज हो जाते हैं और जब वो घरों तक पहुंच जाते हैं, तो यकीनन बड़ा फ्यूचर ब्राइट हो जाता है बिजनेसेस का भी और लोगों का भी जो उनसे जुड़ते जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। तहरीक इंसाफ का 13 अगस्त को नेशनल हॉकी स्टेडियम में जलसा रुकवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। शहरी मोहम्मद काशिफ ने दरख्वास्त में क्या इस्तदा की है, जानते हैं अरशद अली से। जी अरशद, बताइए। जी बिल्कुल, जो है वो मोहम्मद काशिफ की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है। इस दरख्वास्त में DG स्पोर्ट्स और DC लाहौर को फरीक बनाया गया है। इस दरख्वास्त में ये कहा गया है कि तहरीक इंसाफ 13 अगस्त को हॉकी स्टेडियम के अंदर जो है वो जलसा करने जा रही है, लिहाजा अदालत जो है वो फौरी तौर पर हॉकी स्टेडियम में तहरीक इंसाफ का जलसा रोकने के अहकाम जारी किए हैं। इसके साथ साथ दरख्वास्त गुजार के वकील ने इस दरख्वास्त को आज ही समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा कर दी है। जी बहुत शुक्रिया अरशद। आगे बढ़ते हैं। हमने अपने इब्तिदाई में आपको बताया था कि आज है 12 अगस्त, नौजवानों का आलमी दिन। किसी भी मुल्क और समाज की तरक्की का दारोमदार नौजवानों को करार दिया जाता है। ताहम पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जहां नौजवानों के सबसे बड़े मसाइल हैं तालीम और बेरोज़गारी। गो के पाकिस्तान की यूथ की पॉपुलेशन इज़ मोर दैन 60%। नौजवानों के आलमी दिन के मौके पे आज हम आपकी लेकिन मुलाकात करवाएंगे कराची के ऐसे नौजवान से जिसने मुश्किल हालात और दुश्वारियों को अपनी कामयाबियों के बीच दीवार नहीं बनने दिया। मुसलसल मेहनत, तालीम हासिल करने की लगन ने फल फरोश के बेटे को ऐसा सब्र का फल अता किया कि उसे इंजीनियर बना दिया। असद रज़ा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इनकी कामयाबी पर हम बात करते हैं। असद, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपको टीम नदन की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त आपने ये तमाम तर काम किया। असद, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि कैसा आपका चाइल्डहुड था, क्या बनना चाहते थे, क्या ख्वाब देखते थे, ये बताइए पहले। अच्छा, बचपन में मैंने जब तालीम हासिल करने का बड़ा शौक़ था, पढ़ाई का बड़ा शौक़ था, तो स्कूल में एडमिशन लिया वहाँ के स्कूल में, और बहुत पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ और वहाँ की तालीम काफ़ी अच्छी रही। और वालिदैन भी काफ़ी सपोर्टिव थे और वो चाहते थे कि हमारे बच्चे पढ़ें, तो उन्होंने भी सपोर्ट किया और तालीम हासिल करी। मैंने अपनी प्राइमरी तालीम मुकम्मल करी। फिर 2016 में मैंने मैट्रिक जो है किया। अच्छा, बचपन में बच्चों का ख्वाब होता है कि वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो मेरा भी यही ख्वाब था कि मैं डॉक्टर बनूँ या इंजीनियर बनूँ। लेकिन हमारा जो एरिया है वो इतना वो नहीं है कि उसमें तालीम का रुझान इतना ज़्यादा नहीं है। इस वजह से जो है वहाँ पे काफ़ी मुश्किल होती है कि आप तालीम के बाद कुछ आगे भी पढ़ सकें, मैट्रिक के बाद पढ़ सकें, वहाँ पे इतना ज़्यादा रुझान नहीं है। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि आपका ताल्लुक़ एक ऐसे एरिया से है जहाँ पर तालीम का इतना रुझान नहीं है या इतना एजुकेशन को इतना प्रमोट नहीं किया जाता, उसके बावजूद आपको यकीन था कि आप अपने ख्वाबों की तकमील कर लेंगे, आप उस जगह पर पहुँच जाएंगे जहाँ का आपने सोचा, यकीन था? जी, मुझे यकीन था क्योंकि मैं काफ़ी अच्छा पढ़ने वाला बच्चा था और पोजीशन होल्डर था। लेकिन वहाँ पे ऐसा एरिया है ना, वहाँ पे असल में बच्चे मैट्रिक के बाद काम करने की तरफ चले जाते हैं या फिर आगे तालीम नहीं हासिल कर पाते फैमिली इश्यूज़ की वजह से, या उनके घर में सपोर्ट करना होता है तो इस वजह से। तो मेरा भी पैगाम उनके लिए यही है कि आप भी जो है ना मैट्रिक के बाद आप अगर काम भी कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप तालीम भी हासिल करते रहें साथ साथ, तो ताकि जो है ना आप आगे भी बढ़ सकें। अच्छा असद, मैं चाहूँगा भी कि हम वो तस्वीर बल्कि दिखा भी रहे हैं कि एक जानिब जो है आपने
जो ग्रेजुएशन हैट है और गाउन है वो पहना हुआ है। दूसरी जानिब आप अपने वाले साहब के साथ मौजूद हैं। इस तस्वीर ने सोशल मीडिया पे इंटरनेट को ब्रेक भी किया हुआ है और माशाल्लाह से काफ़ी पज़ीराई भी मिल रही है। असद मैं चाहूँगा कि आप ख़ुद ज़रा बताएं, ये जो तस्वीर है जिसमें आप अपने अब्बू के साथ हैं, कब की तस्वीर है और कोई बात चल रही है आपस में, आप लोग खुश पड़े हैं, ज़रा ये बताइए। जी जी, ये तस्वीर अभी की है, तकरीबन जब मैंने ग्रेजुएशन कर ली थी। अच्छा। तो उसके बाद मैंने बोला था कि तस्वीर वगैरह खींच लेते हैं अब्बू के साथ ना। तो मैं अब्बू के साथ वैसे हाथ बताते रहता हूँ, बचपन से ही हमारा ये शौक़ था। जैसे मैं मैट्रिक में था या उससे छोटा था ना, तो मुझे काफ़ी शौक़ था कि अब्बू के साथ जाऊँ। तो पढ़ाई के जैसे संडे वाले दिन हम लोग ना चले जाते थे, अब्बू के साथ हाथ बटाते थे, तो काफ़ी शौक़ था काम करने। तो इसी तरह मैं अब्बू के साथ हाथ बटा रहा हूँ और मेरे तकरीबन हम लोग 8 बहन भाई हैं, तो सारे जो है वो पढ़ रहे हैं। अच्छा असद, मुझे ये बताएं कि जैसे आपने कहा कि आप अपने अब्बू का हाथ बटाते रहते हैं, आपके घर में आपके वालिद साहब भी सिर्फ कमाने वाले हैं या इसके अलावा आप भी कोई काम करते हैं? क्योंकि अक्सर हमने ऐसा देखा है कि इस तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग काम भी करते हैं, तालीम को भी साथ लेकर चलते हैं। आपने भी ऐसे ही किया? जी जी, मेरे अब्बू वैसे कमाने वाले थे। अभी जो है मैंने ज्वाइन की है एक कंपनी, सॉफ्टवेयर हाउस में अभी मैं काम कर रहा हूँ एज एसोसिएट क्वालिटी इंश्योरेंस इंजीनियर। और तो यही और असद यही वो चीज़ है, यही वो इंस्पिरेशन है जो हम इसको बता भी देते हैं ना कि आपकी रिहाइश जो है वो खुदा की बस्ती की है, ठीक है, जो कि इतनी ज़्यादा प्रिविलेज नहीं है, इतनी ज़्यादा जो है वो नहीं है। लेकिन बात ये नहीं है कि आप कहाँ रहते हैं, बात ये है कि वहाँ रहते हुए आप क्या अचीव करते हैं। अच्छा, थोड़ी सी अपनी फैमिली के भी बारे में मुझे बताएं असद, आपके अलावा कौन कौन है फैमिली में? अच्छा, हमारी फैमिली, हम 8 बहन भाई हैं और मेरे अब्बू ही सिर्फ कमाने वाले हैं। बाकी बड़ा भाई है जो अब्बू के साथ काम में हाथ बटाता रहता है। अच्छा। बाकी सारे भाई हम माशाल्लाह से पढ़ रहे हैं। मेरी 3 छोटी बहनें हैं, वो भी अभी स्कूल में जाती हैं, पढ़ती हैं। माशाल्लाह। अच्छा असद, मुझे ये बताएं कि आपने कहा ना कि जिस जगह आप रहते हैं वहाँ पर तालीम के हवाले से इतना रुझान नहीं है, लेकिन घर में सपोर्ट किसकी ज़्यादा थी, अम्मा की या अब्बा की? क्योंकि होता ये है कि या तो अम्मा कहती हैं कि बस पढ़ लिख लो ताकि कुछ बन जाओ, या अब्बा का ये होता है कि बेटा कुछ बन जाए और मेरा सहारा बने, मेरा बाजू बने। तो आपके घर में ये किसकी सपोर्ट थी ज़्यादा आपको? असल में दोनों की थी। अच्छा। मेरी अम्मी ना अभी भी बच्चों को तालीम देती हैं, छोटी बच्चियों को इस्लामिक एजुकेशन अभी भी घर में फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही हैं। उसके अलावा अब्बू ने काफ़ी सपोर्ट किया, क्योंकि जब मैं यूनिवर्सिटी जा रहा था तो मेरी यूनिवर्सिटी काफ़ी दूर थी और कराची से काफ़ी दूर जाना पड़ा था मुझे। तो वह भी अब्बू ने सपोर्ट की कि आप जा रहे हो, लेकिन अब्बू को भरोसा था कि हाँ बच्चा मेरा पढ़ लेगा। क्योंकि मेरी जो पिछली तालीम की जो वो था पूरा प्रोसीजर था, या क्या बोलते हैं, अचीवमेंट, काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट हासिल की थी। क्योंकि मैं हर क्लास में पोजीशन होल्डर रहा था और कॉलेज में भी मैंने तकरीबन जो है वो A+ ग्रेड से ग्रेजुएट किया था। बात है। अच्छा, क्योंकि आज यूथ डे भी है, मैं चाहूँगा असद के आप जो नौजवान हैं जो देख रहे हैं, क्योंकि एक तो 60% से ज़्यादा नौजवान आबादी है हमारे मुल्क की, और इसके अलावा उन 60% में से भी बहुत बड़ी तादाद है जो कि लेस प्रिविलेज्ड है। उन नौजवानों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे सर? जी, मेरा पैगाम नौजवानों के लिए यही है कि आपको जिस भी शोबे में तालीम मतलब काम करना है तो उसके बारे में तालीम हासिल करें, प्रॉपर प्रोसीजर के साथ चलें और तालीम हासिल करें। और इसी चीज़ से ना घबराएं कि वो नहीं कर सकते या फिर क्या बोलते हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते। देयर विल बी अ वे आउट, के कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाएगा और इंशाल्लाह वो अपने गोल को अचीव कर पाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा असद, आज जैसे कि हम बात भी करें ना कि नौजवानों के हवाले से आज आलमी दिन है, तो मुझे ये बताएं कि आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं? क्योंकि आप हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हैं। तो एक बच्चा जो कि इतनी मेहनत से पढ़ा है, इतनी मुश्किलात उसने देखी, इतनी हर्डल्स को उसने क्रॉस किया है, तो वो अब आगे क्या सोचता है कि कहाँ तक उसने जाना है? जी, अभी तो फ़िलहाल मैं एज अ क्वालिटी इंश्योरेंस इंजीनियर एक सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहा हूँ। उसके अलावा मेरा गोल यही है कि आगे भी तालीम हासिल करनी है और इसी फील्ड में मैंने मास्टर की तालीम भी हासिल करनी है। इसके अलावा मैंने बताया कि हमारा इलाका इतना तालीम का रुझान नहीं है, तो वहाँ पे भी मुझे काम करना है और वहाँ पे भी तालीम का रुझान बढ़ाना है। आहिस्ता आहिस्ता उधर भी इंक्रीज़ हो रहा है तालीम का रुझान, तो यही मेरा गोल है। अच्छा असद, एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि जब आपको यहाँ पे माशाल्लाह से जॉब मिली, आपके कलीग्स को भी ये अंदाज़ा हुआ होगा, पता चला होगा कि जी क्या अपब्रिंगिंग रही, क्या बैकग्राउंड रहा, उनका आपकी तरफ रवैया कैसा है? कलीग्स का? जी 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 जी, काफ़ी खुश हैं वो लोग और काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं
और काफ़ी बच्चे दोस्त मेरे ऐसे भी हैं जैसे वो मैट्रिक के बाद तालीम हासिल नहीं कर पाए किसी वजह से, लेकिन अब वो मेरे को यहाँ पे देखते हैं तो काफ़ी खुश भी होते हैं और वो भी चाहते थे कि यार हम भी तालीम हासिल कर लें, बट किसी वजह से वो तालीम हासिल नहीं कर पाए। तो यही मैं मैसेज देना चाहूँगा कि आप तालीम को ना रोकें कहीं पे भी, क्योंकि तालीम ही एक ऐसा ज़रिया है जिसके ज़रिए आप जो है काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा सर, चूँकि आपके यकीनन अम्मा अब्बा भी आपको देख रहे होंगे और अम्मा अब्बा तो बहुत बड़े सपोर्ट सिस्टम होते हैं, चाहे हम अपनी बात कर लें या आपकी या किसी भी शख्स की हम बात करें, तो अम्मा अब्बा के लिए भी कोई यकीनन मैसेज होगा, कोई दिल की बात जो कि कभी उनसे ना कही हो लेकिन आज हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप कह सकते हैं। जी, अम्मी अबू से यही मैसेज है कि आप जिसे सपोर्ट करते हैं इस तरह करते रहें, और बाकी मेरे छोटे बहन भाई भी हैं वो भी अभी माशाल्लाह से पढ़ रहे हैं तो उनको भी आगे पढ़ाएं। मेरी 3 बहनें हैं, उनको भी आगे से आगे पढ़ाएं ताकि जो है ना वो भी कुछ ना कुछ कर सकें आगे जाके। बहुत शुक्रिया असद। एक तो आप इंस्पिरेशन है, आज के दिन के हवाले से भी आपने जो यूथ को पैगाम दिया है बहुत इंस्पायर, यही वो चीज़ें हैं कि जो हमें जो है मोटिवेट करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको थोड़ा सा घुमाते फिराते हैं, ज़ियारत लेके चलते हैं आपको। ज़ियारत में है क्या? कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी, कौमी विरसा है, बलूचिस्तान की पहचान है जी, शान है। बाबा कौम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम यहीं गुजारे थे। इस कदीम तारीख़ी इमारत की सैर करा रहे मुजीबुल्लाह। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला ज़ियारत में, एक जो कि पुरफ़िज़ा मकाम है। यहाँ पर जो मौजूद एक बलूचिस्तान की तारीख़ और पाकिस्तान का कौमी विरसा ज़ियारत रेजिडेंसी, ज़ियारत की पहचान, बलूचिस्तान की आन बान शान। ज़ियारत रेजिडेंसी के अंदर भी हम इस वक्त आपको विज़िट कराएंगे। हम इस वक्त जो रेजिडेंसी के अहाते में मौजूद हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारी फैमिलीज़ आई हुई हैं, बहुत सारे लोग आए हुए हैं जो मुल्क से मोहब्बत करने वाले हैं, और ना सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पूरे पाकिस्तान से इस कौमी विरसे के को देखने के लिए लोग आए। यहाँ पे हम अपने नाजरीन को उन नाजरीन को ये रेजिडेंसी दिखाएंगे जिनको ये रेजिडेंसी देखना नसीब नहीं हुई, तो जिन्होंने हमारे साथ रेजिडेंसी का विज़िट करना है, देखना है, तो हमारे साथ चलिए। जी, तो हम रेजिडेंसी के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर रेजिडेंसी के अंदर जो कि फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर है, 4 कमरे यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले ये वो खाने का कमरा है जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ज़ाती इस्तेमाल में था, और उनके मेहमानों को, और वो ख़ुद भी यहाँ पर जो है ना वो डिनर लंच वगैरह किया करते थे। ये तमाम वो नायाब और नादिर चीज़ें हैं जो इस वक्त भी यहाँ पर महफूज की गई हैं। ग्राउंड फ्लोर के अंदर ही मेहमानों का कमरा मौजूद है। यहाँ पर गेस्ट्स जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पास आया करते थे, वो सियासी मुलाकातें और जो इसमें कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी के अंदर मौजूद जो लोग थे, जो मेहमान थे, वो यहाँ पर ठहरा करते थे। यहाँ पर मीटिंग हुआ करती थी, और आज भी मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। ये वो यादें हैं जो कि यहाँ पर आज भी महफूज की गई हैं। पर्सनल असिस्टेंट के ज़ाती इस्तेमाल में ये कमरा था, यहाँ पर वो रिहाइश इख्तियार करते थे, और ये उनका दफ्तर था जहाँ पे वो जो अमूर है वो सर अंजाम देते थे। ये आज भी यहाँ पर चीज़ें हैं वैसी की वैसी पड़ी हुई हैं, गो के इसको संभाला भी गया है, और बहुत अरसे पुरानी ये चीज़ें हैं। नवादरात हैं और टेबल वगैरह, और वॉशरूम में अब भी वो तमाम सहूलियात मौजूद हैं। जी, हम आ चुके हैं 2nd फ्लोर पर ज़ियारत रेजिडेंसी के, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सबसे अहम जुज़ ज़ियारत रेजिडेंसी का बहन और भाई की मोहब्बत, और बिलाखिर हम उस मकाम पर पहुँच चुके हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ज़ाती इस्तेमाल का कमरा, उनका बेडरूम, उनके मौलिज का कमरा यहाँ पर मौजूद है। जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 10 अयाम यहाँ पर गुजारे, तो यहाँ पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आराम फरमाते। ये वो उनका बेडरूम है, और ये उनकी ज़ाती चेयर, और इसके अलावा इस कमरे में मौजूद तमाम तर फर्नीचर आज भी वैसे का वैसा महफूज है जैसे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के दौर में हुआ करता था। और यहाँ से अगर हम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बेडरूम से एंट्री देते हैं तो ये उनके ज़ाती मौलिज का कमरा था। यहाँ से उनकी निगरानी हुआ करती थी, उनके सेहत का ख्याल रखा जाता था। तो ये मौलिज का कमरा उनके बेडरूम के बिल्कुल साथ। हम देख रहे हैं कि इस ज़ियारत रेजिडेंसी के अंदर जितने भी कमरे हैं उसमें ख़ास बात यह है, ना सिर्फ उसका मटीरियल, ना सिर्फ उसकी वुडिंग, ना सिर्फ उसका आर्किटेक्चर, बल्कि हम देखते हैं कि उनमें हर कमरे के अंदर 4 एग्जिट पॉइंट हैं। यहाँ से एग्जिट गैलरी की जानिब, और यहाँ से भी एग्ज़िट दिया गया है, यहाँ से फर्स्ट फ्लोर की जानिब जो कि स्टेयर्स है, और एक कमरा एग्ज़िट यहाँ से। तो ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के कमरे के बाद अगर हम सीधा रुख करते हैं तो ये उनके मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना जो कि उनकी बहन थी,
उनका ज़ाती इस्तेमाल में मौजूद ये कमरा है। इस कमरे के अंदर भी हम विज़िट करेंगे। यहाँ पर भी आज भी वो तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं। यह वो चेयर्स हैं जिसे यहाँ पर लॉक रखा गया है, म्यूज़ियम की सूरत दी गई है, बैठने की इजाज़त नहीं है इस पे। ये उनका बेडरूम का हिस्सा और इसके अलावा इस तमाम तर जितने भी कमरे हैं, इसको मैं अगेन ये कहूँगा कि आर्किटेक्चरिंग की एक ज़िंदा मिसाल है। और अगर हम इस कमरे से इस जानिब जाते हैं, दूसरा एक रूम आ जाता है, यहाँ पर मेहमान ठहराए जाते थे, यहाँ पर उनके लिए इंतज़ामात मौजूद है। तो इस तमाम तर कमरों के अंदर अटैच बाथ भी मौजूद है और वुडन का एक अच्छा इम्तजाज हम देख रहे हैं। छत की जानिब अगर हम देखें तो छत का एक बेहतरीन हमें आर्किटेक्चरिंग की मिसाल मिलती है। बताया जाता है कि ये सबसे महंगी तरीन लकड़ी है जो कि इस ज़ियारत रेजिडेंसी के अंदर इस्तेमाल में लाई गई है। जो विज़िटर्स हैं वो हम देखते हैं बड़े खुश भी होते हैं और तस्वीर बनाते हैं। इस रेजिडेंसी के अंदर जो मौजूद यादें हैं उसे अपने कैमरों में भी समेट रहे हैं और साथ ही साथ जितने लोग हैं वो अपने जो कौमी विरसे हैं उससे लाजवाल मोहब्बत रखते हैं। और आज के दिन हम उन तमाम लोगों को ये पैगाम देते हैं कि जिन्होंने कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी नहीं देखी अपनी आंखों से, तो आएँ ज़रूर, वो इस पुरफ़िज़ा मकाम का विज़िट करें। स्पेशली जब वो ज़ियारत रेजिडेंसी के अंदर आएंगे तो एक दिल को छू देने वाले एहसास उनका मुंतज़िर होगा। जी, तो ये वो हमारा कौमी विरसा है जिनको देख के, जैसे कि मुजीब ने भी कहा, कि दिल को छू जाती है ये चीज़ें। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। जश्न आज़ादी की आमद है और हम देख रहे हैं कि हर तरफ सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार है, झंडियों की बहार है, बैजेस ख़रीदे जा रहे हैं। 14 अगस्त के लिए कस्टमाइज्ड ड्रेसेस भी हम देख रहे हैं मार्केट में अवेलेबल हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमने पाकिस्तान का हक़ अदा किया? क्या हमारा मुआशरा बिल्कुल वैसा मुआशरा आज के वक्त में है जैसा कि हमारे बुज़ुर्गों ने सोचा था? अगर नहीं या अगर हाँ, तो इस सवाल का जवाब आपको इस खुसूसी रिपोर्ट में मिलेगा जो कि हमारे नुमाइंदे खुसूसी रेहान अहमद ने बनाई है। अगस्त का महीना अपनी पूरी आन शान के साथ हमारे सामने मौजूद है। यही वो महीना है जिस महीने में हमारे बुज़ुर्गों ने पाकिस्तान हासिल किया। अपने घर का ख्वाब उनका पूरा हुआ। उनका ख्वाब था कि अलग वतन होगा तो मंजिल की तरफ गामज़न होंगे, तरक्की करेंगे, बहारें आएंगी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाइट हाउस की मशहूर परचम गली के अंदर। ये वो गली है जहाँ पे झंडे मिलते हैं, झंडियाँ मिलती हैं, टी शर्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। शहरी यहाँ पे आते हैं, ख़रीदारी करते हैं, अपनी खुशी का इजहार करने के लिए। यहाँ से ख़रीदारी करने के बाद अपनी कारों को, अपने घरों को, अपनी इमलाक को सजाते हैं। लेकिन क्या लोगों को इस बात का अंदाज़ा भी है कि आज़ादी का मतलब क्या है? आज पाकिस्तान की आज़ादी के 75 साल बाद लोगों के लिए आज़ादी क्या है? आइए चलकर उनसे पूछते हैं। ऐ वतन प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन। सलमान भाई क्या लेने के लिए आए यहाँ पे? मैं यहाँ पर तो ये सामान लेने आया था, टी शर्टें पूछ रहा था मैं बच्चों के लिए। सलमान भाई ये बताइए कि आज़ादी का मतलब क्या है? आज़ादी का मकसद है वो तो असल ये है कि जो हम आज़ाद हुए थे जिस मुल्क उसके, वो तो आज़ादी अब हमारी रही नहीं। अब तो इन पंचायतों में घिरे हुए हैं कि ये मामला, वो मामला, ये मसला, वो मसला। असल आज़ादी बच्चों की होती है, उनकी खुशी है कि भाई टी शर्ट ला दो, ये ला दो, वो ला दो, बाबा झंडे ला दो। तो इसके लिए आए थे। अगर मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली बच्चों को तो समझाना है ना, बताना है कि बेटा देखो ये पाकिस्तान था, इसके लिए हमने कुर्बानी दी थी, ये बनाया है हमारे बड़ों ने, अब इसकी हिफाजत करनी है। अब उनकी जो जितना उनका जहन है उनके मुताबिक उनको हम फॉलो कर दें कि बेटा ठीक है। अब वो जब बच्चों को देखते हैं दूसरों को पहने हुए तो उनको भी चाहिए। जब उनको चाहिए तो लाजमी बात है बच्चे, अब वो एहसास कम तरीके से बाबा आप नहीं लाए, हमारे लिए नहीं लाए, तो ये बात होती है। मेरी हस्ती में आना है, मेरी मस्ती में शाऊर। आज़ादी का मतलब तो यही है कि माशाल्लाह पाकिस्तान बिल्कुल आज़ाद होना चाहिए, महंगाई सस्ती होनी चाहिए। मैं यहाँ टी शर्टों का स्टॉल लगाया हुआ है। पहले हम जो है ना, हमारे को 65 रुपये की आ रही थी, हम 100-150 की बेच देते थे। अब 130 रुपये की आ रही है। अब कितने की बेचा है, बंदा परेशान। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम खुद आज़ाद हैं। तो आज़ादी का मतलब है जो हमारे लिए इतनी मेहनत की गई है कि हम खुद आज़ाद हैं, तो उसका मतलब हम आज़ाद हैं। और आजकल ये कौम जिस तरीके से इनिशिएट कर रही है अपने लिए
सेल्फ के लिए और अपनी कौम के लिए ये जानती है कि सेल्फ अवेयरनेस क्या है, तो आज़ाद है कौम। आज़ादी का मतलब तो ये है कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो इसमें हर किस्म की आदमी को आज़ादी होनी चाहिए, अपनी मर्ज़ी से वो जी सके। और जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है तो ये आज़ादी नहीं कहलाती है। आज़ादी का मतलब ये है कि इंसान जो है अपने जिस सोसाइटी में रहता है, जिस रियासत में रहता है, वहाँ वो बग़ैर किसी खौफ और फियर के वो रहे, उसे कोई जो है ना किसी किस्म का फियर ना हो, और वहाँ पे वो जो कानून है उनके मुताबिक जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारे। मुझे ये बताइए कि जैसे हमारे बुज़ुर्गों ने सोचा था, क्या हमारा मुल्क और माशरा इस वक्त बिल्कुल वैसे ही चल रहा है? क्योंकि हम खुद गलत हैं। जब तक हम खुद सही नहीं होंगे तो हमारा मुल्क और माशरा कुछ भी सही नहीं होगा, तो भाई हमारे हुक्मरान भी सही नहीं होंगे। हमें खुद सही होना पड़ेगा, उसके बाद हम क्या कहते हैं कहीं सही हो। ज़हूर भाई ये बताइए कि पाकिस्तान हमसे क्या चाहता है? बेलौस, बेखौफ, अपनी जान से भी बढ़कर हमें इसकी खिदमत करनी चाहिए। हमें पाकिस्तान ने ऑल ओवर द वर्ल्ड उन्होंने इस पाकिस्तान ने हमें पहचान दी, हमें सुकून दिया, हमें आज़ादी दी। हमने इसको क्या दिया? हमने इसको नोचा, हमने इसको खाया। सिर्फ बेईमानी छोड़ दें अपने काम में। ऐ वतन प्यारे वतन। कौमों की ज़िंदगी में अच्छे और बुरे दिन आते जाते ही रहते हैं। बुरे दिन कुछ लोगों का हौसला तोड़ते हैं तो अच्छे दिन उम्मीद भी दिलाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सफ़र ही तर्क कर दिया जाए। सफ़र जारी रहे तो कौमें एक न एक दिन अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाती हैं। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। तो यही सवाल आज हमें अपने आप से पूछने की ज़रूरत है कि जब हम ये सवाल करते हैं कि हमें इस मुल्क ने क्या दिया, तो हमें ये पूछना चाहिए कि हमने इस मुल्क को क्या दिया। खैर, इससे पहले कि हम मज़ीद बात करें 14 अगस्त की सेलिब्रेशंस के हवाले से, एक अहम डेवलपमेंट भी है। इदारों के ख़िलाफ़ बगावत पर उकसाने के जुर्म में गिरफ्तार रहनुमा शहबाज गिल के मज़ीद जिस्मानी रिमांड की पुलिस इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट उमर बशीर ने शहबाज गिल को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया है। पुलिस ने इस्तदा जो की थी उसको मुस्तरद कर दिया है। इदारों के ख़िलाफ़ बगावत पर उकसाने के जुर्म में गिरफ्तार रहनुमा तहरीक इंसाफ शहबाज गिल के मज़ीद जिस्मानी रिमांड की पुलिस इस्तदा को मुस्तरद कर दिया गया है। ऐसे में ड्यूटी मजिस्ट्रेट उमर बशीर ने शहबाज गिल को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया है। आदिल तनोली से बात करते हैं। जी आदिल। जी देखें, तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म अदालत की जानब से जारी कर दिया है। पुलिस की जानब से मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी। दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद करके जुडिशल मजिस्ट्रेट ने हुक्म जारी कर दिया है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा जाए। ताहम पुलिस की जानब से शहबाज गिल को जेल मुंतकिल करने का अमल शुरू कर दिया है। अब से कुछ ही देर कबल जब कमरा अदालत में पेश किया गया था तो उसके बाद फैसला महफूज करने के बाद शहबाज गिल को बख्शीखाना मुंतकिल किया गया। तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी बड़ी तादाद में यहाँ पर जमा हुए थे और उनका मुतालबा था कि शहबाज गिल को रिहा किया जाए। ताहम पुलिस की जानब से शहबाज गिल का मजीद जिस्मानी रिमांड लेने की इस्तदा की गई है, जिसे जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानब से मुस्तरद करके उसे जेल भेजने का हुक्म जारी कर दिया है। 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पहले शहबाज गिल को पुलिस के हवाले किया गया था, जिसमें पुलिस की जानब से शहबाज गिल से तफ्तीश का अमल जारी रहा। आज 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद दोबारा जुडिशल मजिस्ट्रेट। बहुत शुक्रिया आपका। तो इस ब्रेकिंग डेवलपमेंट से पहले हम बात कर रहे थे मायाजादी की सेलिब्रेशंस की। जब भी हम 14 अगस्त की सेलिब्रेशंस की बात करते हैं तो मिली नगमों की बात ना की जाए, ये हो नहीं सकता, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। हमारे मिली नगमे मधुर मुतरन्नम धुनें गूंज रही होती हैं उसकी पूरे मुल्क में। तो आज हमने ये सोचा कि क्यों ना हम आपको ये मिली नगमे जो ओल्ड है उसमें गोल्ड का इम्तजाज कर दें। ओल्ड मिली नगमे एंड गोल्ड इज़ द इंस्ट्रूमेंट जो कि इस वक्त मेरे सामने मौजूद है और उस इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने वाले भी बड़े गोल्डन आदमी हैं। लेनी मासी मासा लेनी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम फाइन, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? ज़बरदस्त। इट्स अ प्लेजर।
since it's my favorite. Yes, and it's a new one, by the way. It's not only gold, it's black and gold, by the way. Okay, so it's not gold, old as gold. It's new and it's gold. Gold. अच्छा लेनी तो पहले तो आपको 14 अगस्त की एडवांस में मुबारकबाद। वैसे जब भी हम बात करते हैं मिली नगमों की और सारी चीज़ों की, तो व्हाट्स योर फेवरेट, पहले तो ये बताएं। सर मेरे फेवरेट जो है वो आई ऑलवेज प्ले दैट इज़ ये वतन हमारा है, एंड दैट्स इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट, बिकॉज आई थिंक उसमें जो मैसेज है बीइंग अ माइनॉरिटी इज़ गुड, तो आई रियली ऑल्सो द ट्यून फिर जिन साहब ने गाया है, मेहदी हसन खान साहब ने, सो एवरी थिंग इज़ लाइक इट एड्स अप टू इट, एंड आई थिंक दैट इज़ वन थिंग आई रियली लव टू प्ले। हो जाए, बिल्कुल हो जाएगा सर। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, ये वतन तुम्हारा है ऑन द सैक्सोफोन। ज़बरदस्त। अच्छा वैसे लैनी कितना अरसा हो गया सैक्सोफोन को प्ले करते हुए, एंड कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स को भी आपने ट्रेन कर दिया, मैं ज़रा ये भी आपसे जानना चाह रहा हूँ। सो बेसिकली इसको बजा तो है, इफ़ आई ब्रेक भी आया स्टार्ट किया तो 8, बट इफ़ आई कैन एक्चुअली फुल ऑन जब बजाना स्टार्ट किया तो लेट्स से 8 years नाउ, 8 years, और स्टूडेंट्स काफ़ी सारे ट्रेन किए हैं। एज ऑलवेज से लीना अबीब हु इज़ वन ऑफ द ओनली फीमेल सैक्सोफोनिस्ट ऑफ आवर कंट्री, तो वो हैं, और भी पाइपलाइन में हैं, सिखा रहा हूँ, एंड इंशाल्लाह दे विल विल सी देम सून, सो बस कोशिश जारी है, लेट्स सी। अच्छा बाय द वे ये जिसको कहते हैं क्यों इतना रुझान कम है हमारे यहाँ, बिकॉज ये ऐसा वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स है कि जो कि सबसे अलग थलग है, लेकिन क्यों इसको बजाने वाले, इसको ट्रेन करने वाले इतने कम क्यों हैं वाइजदार? सर नंबर 1 इज़ एक्सेस, ये ईज़िली अवेलेबल नहीं है। जैसे आप दुकान में जाएं और बोलें मुझे ये लेना है तो यू कैन नॉट गेट दैट। नंबर 1 दैट्स द प्रॉब्लम। नंबर 2 इज़ वेरी एक्सपेंसिव, एंड नंबर 3 सिखाने वाले भी नहीं है। सो इट्स अ लाइक no everywhere. So I was lucky. I said I studied from St. Paul's High School, तो वहाँ पे स्कूल बैंड था, वहाँ पे I got introduced। ऐसा तो नहीं है कि जी ये क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव भी है इसलिए भी लोग इसको अप्रोच नहीं करते, समथिंग लाइक दैट, या फिर इसको बजाना दीगर इंस्ट्रूमेंट्स के मुकाबले में मुश्किल है? आई एम सॉरी, आई मीन महंगा भी है, मुश्किल भी है बजाना, और मिलता भी नहीं है। ओके, सो और हमें किस्मत से मिल गया, तो हम जो है वो क्योंकि मुश्किल भी है बजाना और आपको अवेलेबल भी नहीं है, इसलिए हम लेनी से एक बार फिर ज़रा रिक्वेस्ट करते लेनी, ज़रा जाते जाते जो सबका हॉट फेवरेट है जी, दिल दिल पाकिस्तान ऑन द सैक्सोफोन विद लैनी मासी, प्लीज गो। चलें, लेकिन आपको गाना पड़ेगा सर, आप सुना, आप काफ़ी अच्छा गाते हैं। चलें, 1 2 3 4। जाना कहाँ पड़ती रहे, ये रोशनी चलता रहे, ये कारवां दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान
थैंक यू सो मच फैसल।